नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश। दोस्तों, अभी कुछ ही दिन बीते हैं जब भारत ने इंसानियत का फर्ज निभाते हुए काबुल को जीवन रक्षक दवाइयों की एक बड़ी खेप भेजी थी। और उसके ठीक बाद जो कुछ हुआ है उसने इस्लामाबाद से लेकर के रावलपिंडी तक की चूल्हे हिला दी हैं। अफगानिस्तान की सत्ता पर बैठे हुक्मरानों ने सीधे पाकिस्तान के अंदर घुस करके ऐसा तगड़ा प्रहार किया है जिसकी गूंज पूरे साउथ एशिया के अंदर सुनाई दे रही है। जिन ठिकानों पर कभी खौफ फैलाने वाले उपद्रवी पनाह लेते थे, आज उन्हीं जगहों पर आसमान से सीधा वार हुआ है। एडवांस ड्रोन्स और एयर स्ट्राइक्स की इस आंधी ने साफ कर दिया है, जो बोया है वही काटना पड़ेगा। दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा से दूसरों के आंगन में आग लगाने की फितरत लगता आया है, लेकिन इस बार आग उसके अपने घर के अंदर लग चुकी है। तो दोस्तों, आखिर कैसे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देकर के उसके अहम ठिकानों को राख के ढेर के अंदर तब्दील कर दिया है? क्या बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुए इन हमलों के अंदर पाकिस्तानी सेना की असली पोल खोल करके रख दी है? और अगर काबुल के दावे सच हैं तो क्या इस्लामाबाद अब एक ऐसे गहरे संकट में फंस चुका है जहां से निकल पाना उनके लिए इम्पॉसिबल हो गया है? और कैसे अमेरिका के छोड़े गए हाईटेक मिलिट्री इक्विपमेंट्स अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा दुस्वप्न बन चुके हैं? और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत के डिप्लोमेटिक चक्रव्यूह में पाकिस्तान अब ऐसा फंस चुका है जहां से निकलना उनके लिए इम्पॉसिबल हो चुका है? दोस्तों, इन सारी बातों को हम लोग जानने वाले हैं और यहां पर एक बड़ा सवाल और क्रिएट होता है। ये जो अटैक हुआ है वो एडवांस ड्रोन्स हैं। अमेरिका ने तो वहां एडवांस ड्रोन छोड़े भी नहीं थे, तो फिर ये आए कहां से? कहीं ये मोदी की जो इजराइल के अंदर स्ट्रेटेजी थी, वहां जाकर के जो बातचीत हुई थी कि हमें सपोर्ट करना चाहिए अफगानिस्तान को, और उसके तुरंत बाद इजराइल की प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू बोलते हैं कि हम अफगानिस्तान के अंदर मदद करेंगे। क्या ये शुरुआत हो गई है? ये बात में जानेंगे, साथ ही ये पूरा मामला जानने वाले हैं। तो दोस्तों, इस पूरी घटना की जो शुरुआत होती है वो एक दिन की बात नहीं है। ये उन गिले शिकवों और साजिशों का नतीजा है जो पिछले कई सालों से सुलग रहे थे। पाकिस्तान के हुक्मरानों को हमेशा से ये गुमान था कि जब चाहें अपने पड़ोसी मुल्क की सीमाएं लांघ करके आसमान से बम बरसा सकते हैं और वहां अपने जिहादियों को छोड़ सकते हैं। रावलपिंडी के एयर कंडीशन रूम्स के अंदर बैठे जनरल्स को लगता था कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और वो इस पूरे रीजन के चौधरी हैं। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान लगातार अपने इन पड़ोसी मुल्कों की संप्रभुता को पैरों तले रौंद रहा था। वो बिना किसी इंटरनेशनल कानून की परवाह किए सीमा पार अपने फाइटर जेट भेज देता था। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने सीमा पार करके एक हॉस्पिटल के ऊपर गोले दागे थे, जिसमें करीब 450 आम अफगान नागरिकों ने जान गंवा दी थी, उस वक्त एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था और दुनिया खामोश थी। दोस्तों, उन पश्चिमी देशों के मानवाधिकारों के ठेकेदारों ने भी इस पर चुप्पी साध ली थी, मुंह का शटर डाउन कर लिया था। लेकिन खामोशी किसी बड़े तूफान से पहले की शांति थी। दोस्तों, काबुल ने उस दिन अपने जहन के अंदर बदला लेने की तारीख तय कर ली थी और शायद ये वही हो चुका है। दोस्तों, ये एक ऐसा तूफान था जो अंदर ही अंदर सुलग रहा था। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसे लगा कि काबुल की खामोशी उसकी कमजोरी है। दोस्तों, उसने फिर से सीमा पार करके कुछ प्रांतों के ऊपर हवाई हमले किए। इन ताजा हमलों में कम से कम 13 लोग मारे गए, जिनमें 11 तो मासूम बच्चे थे। ये वो आखिरी गलती थी जिसने काबुल के अंदर बैठे हुए नेतृत्व के सब्र का बांध पूरी तरह से तोड़ दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि ये वार अब खाली नहीं जाएगा, जवाब दिया जाएगा, बिल्कुल उसी आक्रामक लैंग्वेज के अंदर दिया जाएगा जो रावलपिंडी के जनरल्स को समझ में आता है। काबुल के कमांडर्स ने अपने नक्शे खोले, पाकिस्तान के उन ठिकानों पर लाल घेरे बना लिए जहां से उनके खिलाफ लगातार जहल उगरा जा रहा था। किसी ने सोचा तक नहीं था दोस्तों कि यह पलटवार इतना भयानक और इतना सटीक होगा। पाकिस्तान की फौज इस अकल्पनीय प्रहार के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। रात का अंधेरा और आसमान से मौत बन करके गिरते आधुनिक
कामिकाजे ड्रोन्स, याद कर लीजिए, आधुनिक कामिकाजे ड्रोन्स। पूरी कहानी बताऊंगा इसकी मैं आपको, कहां से आए हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान की वायुसेना ने अपने सबसे गुप्त ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए। ये वो खास ड्रोन्स हैं दोस्तों जो अपने टारगेट को हवा में ही लॉक करते हैं और सीधे जाकर के उसके ऊपर जाके फट जाते हैं। निशाना बना पाकिस्तान का बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा इलाका। आसमान से एक के बाद एक ड्रोन्स बरसे और करोड़ों डॉलर का पाकिस्तानी रडार सिस्टम सोता हुआ रह गया। चीन से मंगाए गए जिस एयर डिफेंस सिस्टम का पाकिस्तान दुनिया भर के अंदर डंका पीटा करता था, उसकी हवा टाइट हो गई। वो इन ड्रोन्स को पकड़ने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ। जब तक रावलपिंडी में खतरे के सायरन बजे, तब तक तो ड्रोन्स अपना काम तमाम करके राखों का ढेर पीछे छोड़ चुके थे। ये पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा का अब तक का सबसे बड़ा फेल्योर है। ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान का सिक्योरिटी सिस्टम अंदर से कितना ज्यादा खोखला हो चुका है। दोस्तों, अफगानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने सीना ठोक करके इस पूरी कार्रवाई की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने दुनिया को बताया है कि उन्होंने उन दुश्मन इंटेलिजेंस ग्रुप्स के ऑपरेशनल बेस को तबाह कर दिया है जो इस मुल्क के खिलाफ साजिशें रच रहे थे। दोस्तों, ये वो अड्डे थे जहां से लगातार अशांति फैलाने का पूरा कंट्रोल रूम चलाया जा रहा था। इन ठिकानों से ही पैसों की फंडिंग होती थी, हथियारों की सप्लाई चेन मेंटेन की जाती थी और सीमा पार घुसपैठ का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता था। जिन जगहों पर सटीक एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, उनके नाम सुनकर के ही पाकिस्तानी जनरल्स के पसीने छूट गए हैं। सबसे पहला टारगेट बना है किला अब्दुल्ला डिस्ट्रिक्ट का गुलिस्तान एरिया। दोस्तों, ये वही एरिया है जिसे पाकिस्तान पूरी तरह से सुरक्षित मानता था। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो इसके बाद स्टार्ट होती है। दोस्तों, आखिर इन ठिकानों के अंदर ऐसा क्या था जिसे तबाह करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था? क्या यहां ऐसा कोई राज दफन था जिसने अफगानिस्तान को इस हद तक जाने के लिए मजबूर कर दिया? तो दोस्तों, तालिबान ने बलूचिस्तान प्रांत के चगाई जिले के शक्कर आब जंगल गाड़ी इलाके के अंदर उन ज्वाइंट फैसिलिटीज को ध्वस्त किया है जिनका इस्तेमाल तालिबान के दुश्मन कर रहे थे। अब इस बात को गहराई से समझ लीजिए दोस्तों, आखिर ये ज्वाइंट फैसिलिटीज क्या बला हैं और इन्हें कौन ऑपरेट कर रहा था? दोस्तों, जो लोग सीमा पार साजिश रच रहे हैं उन्हें पाकिस्तान की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी ISI और वहां की सेना का फुल सपोर्ट मिल रहा है। दोस्तों, ये उनकी पुरानी स्टेट स्पॉन्सर्ड पॉलिसी का हिस्सा है जिसके तहत वो हमेशा से हथियार बंद गुटों को पालता पोसता आया है। ये जॉइंट फैसिलिटीज दरअसल वो सुरक्षित पनाहगाह हैं जहां ISI के अधिकारी इन उपद्रवियों के साथ में मिलकर के चाय पीते हैं, समोसे पे चर्चा होती है और अगले ही हमले की प्लानिंग्स यहीं तय की जाती है। दोस्तों, ये खेल वो दशकों से भारत के साथ भी खेलने की कोशिश करते आए हैं। अब उनका ये दांव उनके ऊपर ही उल्टा पड़ चुका है। अब वही हथियार उनके अपने ही सीने पर तन चुके हैं। दोस्तों, कभी जो खाई उन्होंने दूसरों के लिए खोदी थी, आज वो खुद उसी के अंदर गिर पड़े हैं। काबुल ने तय कर लिया है कि वो ये सब बर्दाश्त नहीं करेगा। हमले का दायरा सिर्फ बलूचिस्तान तक सीमित नहीं रहा। खैबर इलाके के और कजई एजेंसी के कब्र खेल इलाके के अंदर भी एक बड़े अड्डे को निशाना बनाया गया। खबर है कि इस जगह के ऊपर कई खास लीडर्स अक्सर आया जाया करते थे जिन्हें इस ऑपरेशन के अंदर कामयाबी के साथ में निशाना बना दिया गया है। दोस्तों, ये वही लीडर्स थे जो खुद को पकड़ से बाहर मानते थे और बड़े ही मजे से पाकिस्तान की मेहमानवाजी का लुत्फ उठाया करते थे। शुरुआती जानकारी यह बताती है दोस्तों कि ऑपरेशन के दौरान पहले से तय किए गए सभी टारगेट्स पर बिल्कुल सटीक प्रहार किया गया है। पिन पॉइंट एक्यूरेसी जिसको बोलते हैं वैसा हुआ है, एक भी निशाना नहीं चूका। पाकिस्तान इस भयानक नुकसान के बाद में दुनिया के सामने अपनी इस करारी हार को स्वीकार करने वाली स्थिति में नहीं है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, उनकी हालत खराब हो चुकी है। दोस्तों, जब भी पाकिस्तान पर ऐसी कोई मुसीबत आती है तो उनका एक ही रटा रटाया ड्रामा स्टार्ट हो जाता है, चीजों को सिरे से नकार देना, जैसे उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर किया था कि भाई साहब भारत ने कुछ किया ही नहीं, ये तो कुछ जगह पे बम फटे हैं, हम ही जीते हैं।
दोस्तों, पाकिस्तान का सूचना मंत्रालय जिसे दुनिया भर के अंदर फर्जी खबरें प्लांट करने के लिए ही जाना जाता है, इस बार भी अपने उसी ड्यूटी के ऊपर लग गया। इस्लामाबाद की तरफ से बयान आया कि ये पूरी तरह से फर्जी बातें हैं। उनका दावा है कि ऐसा कुछ हमला हुआ ही नहीं है। उन्होंने ये जरूर मान लिया कि कुछ ड्रोन्स उनकी सीमा की तरफ आए थे, लेकिन उनकी सेना ने उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिल्ली आंखें बंद करके दूध पीती है और सोचती है कि उसे कोई नहीं देख रहा। इंटरनेट पर मौजूद सैटेलाइट तस्वीरें, वहां के स्थानीय लोगों की वीडियोस इस पूरी झूठ की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लोग आसमान से गिरती आग के गवाह बने हैं। दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा से डिनायल मोड में जीता है। वो कभी अपनी गलतियां या अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करता है। करगिल का वक्त याद कर लीजिए दोस्तों, तब भी इन्होंने अपने सैनिकों के शव लेने से इनकार कर दिया था। आज भी वही कहानी दोहराई जा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि जब काबुल डंके की चोट पर कह रहा है, और बड़ी बात तो है दोस्तों कि टारगेट के नाम भी बता रहा है, पूरा अच्छे तरीके से साफ है कि रावलपिंडी बहुत कुछ छिपा रहा है। करोड़ों डॉलर खर्च करके जो सुरक्षा ढांचा तैयार किया गया था, वो कामिकाजे ड्रोन्स के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इससे बड़ा मजाक किसी देश की सेना का क्या हो सकता है? जो फौज बात बात पर न्यूक्लियर बटन दबाने की धमकियां देती हो, उसकी हवाई सीमा के अंदर घुस करके घंटों तक तबाही मचाए और वो सोते रहे। लेकिन इसके पीछे की असली वजह सिर्फ ये हवाई हमले नहीं हैं, बल्कि दोनों देशों के बीच खिंची वो विवादित लकीर है जिसका नाम है डुरंड लाइन। दोस्तों, ये लकीर ही इस पूरे फसाद की असली जड़ है। दोस्तों, डुरंड लाइन अंग्रेजों के जमाने की वो बाढ़ जिसे अफगानिस्तान ने कभी अपना नहीं माना है। ये लकीर परिवारों को, कबीलों को, एक दूसरे कल्चर को बीच में काटती है। पाकिस्तान सालों से इस लाइन पर कंटीले तार लगा करके इसे पक्का करने की कोशिश कर रहा है। उसने करोड़ों डॉलर्स फूके हैं, सीमेंट के खंभे गाड़े हैं, लेकिन अफगानी लड़ाके बार बार उन तारों को उखाड़ फेंक देते हैं, खंभों को तोड़ देते हैं। उनका साफ मानना है कि उनके इलाके को इस तरह से बीच में नहीं बांटा जा सकता। वो इस सीमा को एक आर्टिफिशियल विभाजन मानते हैं। इस सीमा विवाद को लेकर के पिछले कुछ सालों में दोनों तरफ की सेनाएं एक बार फिर से आमने सामने आ चुकी हैं। गोलियां चली हैं, मोर्टार दागे गए हैं और भारी नुकसान हुआ है। रावलपिंडी को लगता था कि वो अपनी सैन्य ताकत के दम पर काबुल को डरा देगा, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुआ है। और इस आग के अंदर घी डालने का काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर के विद्रोही गुट, जिन्हें टीटीपी के नाम से जाना जाता है। ये वो हथियारबंद लड़ाके हैं जो पाकिस्तानी सेना की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। दोस्तों, टीटीपी ने तो सीधे तौर पर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है और उनके कई एरियाज के ऊपर अपना समानांतर शासन चला रहा है। रावलपिंडी का बार बार आरोप रहता है कि काबुल इन विद्रोहियों को पनाह दे रहा है, उन्हें आधुनिक हथियार मुहैया करवा रहा है, लेकिन काबुल का सीधा सा जवाब है कि ये तुम्हारी अपनी अंदरूनी समस्या है, अपनी टेंशन है, इसे हम पर ना थोपें। जिस सांप को पाकिस्तान ने इतने सालों तक दूध पिलाया, आज वही उनको डस रहा है। पाकिस्तान की सेना इन विद्रोहियों से तो निपट नहीं पा रही है। उनके अपने सैनिक आए दिन मारे जा रहे हैं और उल्टा वो अपने पड़ोसियों से पंगा ले रहे हैं। अब दोस्तों, दिवालिया हो चुका पाकिस्तान एक बड़ा युद्ध झेलने की स्थिति के अंदर तो बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान की आज की जमीनी हालात देख लीजिए। देश पाई पाई को मोहताज है। आवाम आटे की थैली और बिजली के लिए सड़कों पर लड़ रही है। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। सरकार कटोरा लेकर के आईएमएफ के दरवाजे पर खड़ी है और हर दिन नई शर्तों के साथ घुटने टेक रही है। इकोनॉमी पूरी तरह से वेंटिलेटर पर है और विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में अगर पश्चिमी सीमा पर एक फुल स्केल वॉर छिड़ जाती है तो पाकिस्तान की सेना उसका खर्च कहां से उठाएगी? ड्रोन से हमला करना सस्ता होता है, लेकिन उनसे बचने के लिए जो मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम चलाए जाते हैं वो लाखों डॉलर के होते हैं। एक ड्रोन को गिराने के लिए दागी गई मिसाइल की कीमत से पूरे एक शहर का कई दिनों का राशन आ सकता है। हर एक इंटरसेप्शन पाकिस्तान के खजाने पर भारी चोट कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी जनरलों की यह जिद पूरे मुल्क को बर्बादी के अंधेरे कुएं में धकेल रही है और पाकिस्तान की जनता इस अंधी दौड़ की कीमत खुद चुकाने के लिए तैयार हो रही है।
अब एक सवाल दोस्तों यहां पर यह उठता है कि कल तक जिन लड़ाकों के हाथों के अंदर सिर्फ पुरानी राइफल्स हुआ करती थी, उनके पास में इतने एडवांस ड्रोन्स और नाइट विजन इक्विपमेंट्स कहां से आ गई? वो अचानक इतनी हाईटेक कैसे हो गई? तो दोस्तों इसका थोड़ा सा जवाब तो है, वो ये है कि साल 2021 के अंदर अमेरिका की वो जल्दबाजी वाली वापसी हुई थी। जाते जाते अमेरिकी सेना अरबों डॉलर के अत्याधुनिक वेपन्स, बख्तरबंद गाड़ियां, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स वहीं छोड़ करके चले गए थे। उस वक्त पाकिस्तान खुश था, उसे लगा था कि ये तो सब उसके काम आ जाएंगे, लेकिन आज वही हाईटेक वेपन्स पाकिस्तान के लिए काल बन गए हैं। अफगानी लड़ाके उन हथियारों को चलाने में माहिर हो चुके हैं, वो पहाड़ों के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं और अब उनके पास में तो तकनीक का भी साथ मिल चुका है। रात के अंधेरे के अंदर जब पाकिस्तानी सैनिक अपनी चौकियों के ऊपर कुछ देख नहीं पाते, तब उन पर नाइट विजन से लैस मौत टूट पड़ती है। इस्लामाबाद को अब अपनी गलतियों का भारी एहसास हो रहा है। वो उस दिन को कोस रहे हैं जब उन्होंने तालिबान रूपी भस्मासुर को इतना ताकतवर बना दिया। दोस्तों एक और बड़ा पेंच बलूचिस्तान का है। जिन ठिकानों के ऊपर काबुल ने एयर स्ट्राइक्स की हैं, वो बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हैं। बलूच आवाम पहले ही पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से नफरत करती है। वो सालों से अपने हक, अपने संसाधनों और अपनी आज़ादी की मांग कर रही है, जिसके बदले में उन्हें सिर्फ सेना की गोलियां और रातों रात गायब कर दिए जाने वाले दर्द मिलते हैं। हजारों बलूच युवा आज भी लापता हैं। अब दोस्तों इससे वहां के जो लोकल विद्रोही हैं, उनको हौसला भी काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि पाकिस्तानी सेना को चुनौती दी जा सकती है। पाकिस्तान की सरकार अंदर और बाहर दोनों तरफ से पूरी तरीके से घिर चुकी है। अब दोस्तों एक तरफ तालिबान है और दूसरी तरफ सुलगता हुआ बलूचिस्तान है। अब दोस्तों इस पूरे बवाल को देख करके एक और मुल्क है जिसके माथे पर पसीना आ रहा है, और वो है चाइना। बीजिंग ने पाकिस्तान के अंदर खास करके बलूचिस्तान और ग्वादर पोर्ट के ऊपर सी पैक प्रोजेक्ट के तहत अरबों डॉलर इन्वेस्टमेंट किया है। चाइना चाहता था कि उसे अरब सागर तक एक सीधा और सुरक्षित रास्ता मिल जाए, लेकिन अब यह रास्ता बारूदी सुरंग बन चुका है। चीनी इंजीनियर्स पर लगातार हमले हो रहे हैं। अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये टकराव एक बड़े युद्ध के अंदर तब्दील हो जाता है, तो चाइना का पूरा इन्वेस्टमेंट मिट्टी में मिल जाएगा। उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सपना कभी कामयाब नहीं होगा, वो दफन हो जाएगा। और यही वजह है ये बीजिंग अंदर ही अंदर इस्लामाबाद के ऊपर भारी दबाव बना रहा है कि वो किसी भी तरह से इस हालात को काबू में करे और अपनी सीमा को शांत करके रखे। लेकिन तीर अब कमान से निकल चुका है, हालात बेकाबू हो चुके हैं, और इस पूरी जियोपॉलिटिकल उथल पुथल के अंदर भारत का रुख सबसे अलग, सबसे परिपक्व और सबसे मजबूत नजर आता है। एक तरफ पाकिस्तान है जो अपने ही पड़ोसियों पर बम फोड़ करके तबाही का गंदा खेल खेल रहा है और पूरे इलाके के अंदर शांति भंग कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अपना देश भारत है जो बिना किसी स्वार्थ के इंसानियत का धर्म निभा रहा है। हाल ही के अंदर दोस्तों भारत ने अफगानिस्तान को 5 टन जरूरी दवाइयां दी हैं। इससे पहले भी भारत ने वहां हजारों टन गेहूं, कोविड वैक्सीन और कई जरूरी चीजें भेजी हैं ताकि वहां की आवाम भूखी ना सोए। भारत ने वहां सलमा डैम बनाया है, शिक्षा के लिए स्कूल्स खोले हैं, और तो और उनका शानदार संसद भवन भी भारत की देन है। वह इंटरनेट भारत की वजह से आता है। भारत हमेशा से आम लोगों के बीच में सीधे संबंधों को अहमियत दे रहा है। भारत की पॉलिसी एकदम साफ है कि हुकूमत चाहे किसी की भी हो, सीमा पार की आवाम को तकलीफ तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों ये कहानी थोड़ी सी और गहरी है जिसे मैं आपको बताता हूं। दोस्तों याद कर लीजिए, जब ईरान पे अटैक हुआ था, ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया था, उससे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा पर जाते हैं और वहाँ की संसद में जब वो भाषण देते हैं कि हम इजराइल के साथ में खड़े हैं, और वहाँ पे बंद कमरों के अंदर एक कूटनीतिक पहल भी होती है, और वो कूटनीतिक पहल ये होती है, मोदी डायरेक्टली इजराइल से कहते हैं कि आप अफगानिस्तान की मदद करिए, बहुत ज़रूरत है उनको। और उस घटना के ठीक बाद, यानी कि उसी दौरान ही इजराइल ने बिल्कुल कमिटमेंट कर दिया कि हम अफगानियों की मदद करेंगे, और उस मदद का जो रिजल्ट है वो अब आप शायद देख पा रहे होंगे। सबूत कहीं पर नहीं है, कुछ कहानियाँ बिल्कुल हिडनली खेली जाती हैं। सोच लीजिए दोस्तों कि जब अमेरिका वहाँ से भागा था अफगानिस्तान से 2021 के अंदर, वो हथियार जरूर छोड़ के गया था, लेकिन जो एडवांस कामिकाजे ड्रोन्स हैं भाई साहब, वो तो छोड़ के नहीं गया था।
वो तो निगरानी वाले ड्रोन्स तो वहाँ पे थे और वो भी गिने चुने थे उस वक्त। तो ये कहाँ से आए? क्या ईरान ने उनको दिए? नहीं। तो फिर कहाँ से आए? भारत ने डायरेक्टली वहाँ भेजे नहीं हैं। वो इजराइल वाली थ्योरी यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठती है। मतलब इजराइल ने अब मदद करना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान का कचूमर निकलना तय है। दोस्तों, ये होती है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर किसी देश को घेरने की प्लानिंग। कभी इसी पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब्स को ख़त्म करने के लिए भी इजराइल भारत के साथ में आया था, लेकिन तब अमेरिका की वजह से हम लोगों ने पांव पीछे खींच लिए थे। लेकिन अब स्थितियां बिल्कुल अलग लेवल पे पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान एक तरफ भारत के बॉर्डर पर जिस लेवल की मॉनिटरिंग हो रही है उससे परेशान है, तो दूसरी तरफ वो चाहता था कि जो तालिबानी लड़ाके हैं उनको कभी भारत में भेज करके वहाँ पर उपद्रव मचा देगा। अब उसका सपना ही रह गया है, क्योंकि तालिबान तो भारत के साथ में आ गया है। अब तालिबान को जो वेपनरी है वो हम डायरेक्टली तो नहीं कहेंगे हमने पहुँचाई है, लेकिन कभी कभी हथियार किसी रास्ते से पहुँच जाते हैं। अब पहुँच गए हैं, पाकिस्तान पे अटैक हो रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि ये किसने करवाए हैं, बट ये हो रहा है। दोस्तों, क्या पाकिस्तान कभी भारत की जो दरियादिली है, नेक दिली है और इस विशाल सोच की बराबरी करने की कभी सोच भी सकता है क्या? नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को अब अफगानिस्तान की मदद किस तरीके से करनी चाहिए? कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।